हेलो। अ, इस लेक्चर में हम सी लैंग्वेज के वाइवा और इंटरव्यू क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। मैं हूं डॉक्टर निश्चय बहल और हम बिगिन करने वाले हैं सी लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस या इंटरव्यू क्वेश्चंस। जब भी आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, सी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको पूछा जाता है। तो लेट्स बिगिन। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं। डिफाइन एरे, डिफाइन फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, डिफाइन पॉइंटर, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, हेडर फाइल्स क्या होती हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, रिकर्शन क्या होती है, कंडीशंस फॉर रिकर्शन क्या होती हैं। तो इन सब की डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, चाहे ब्रीफली हो चाहे आपकी अपनी लैंग्वेज में हो। फिर कंडीशंस फॉर रिकर्शन, स्ट्रक्चर और यूनियन में डिफरेंस, कॉल बाय वैल्यू एंड रेफरेंस में डिफरेंस, सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, एरर्स कितने तरह के होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस क्या हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, आइडेंटिफायर क्या होता है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप की, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स कौन कौन सी है और उनके साइज कितने हैं, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है, डिफरेंट कैटेगरीज के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और उनके क्या रोल्स हैं, उनकी क्या हायरार्की है, स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी हैं, स्टोरेज क्लास होता क्या है, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर टू ए पॉइंटर क्या होता है, एरे क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरेज क्या होती हैं, एरेज को हम क्यों यूज करते हैं, फंक्शंस को हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर्स को हम क्यों यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्स को क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शंस क्या होते हैं, टोकन्स क्या होते हैं, और एक प्रोग्राम को कंपाइल और रन क्या करते हैं। हालांकि ये लिस्ट फाइनल नहीं है क्योंकि एंडलेस क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। तो अब हम कुछ टॉपिक्स स्टडी करेंगे और उनके साथ हम उनके आंसर्स भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आपको इसके प्रिंटेड नोट्स भी मिल जाएंगे। और लेट्स बिगिन। तो सी लैंग्वेज क्या है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है बिकॉज इसमें आप एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड करके, मॉड्यूल्स में डिवाइड करके, और जब सब मॉड्यूल्स डेवलप हो जाएंगे आप उनको कंबाइन करके एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और इसमें एरर्स कम आते हैं, कंपाइलर यूजर फ्रेंडली है और इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है। दैट मीन्स इट इज इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। जैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल होती है। तो मिडिल लेवल होती है दैट लाइज बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल। सो सी लैंग्वेज इज ए middle level language. That means it has a features of high level also as well as low level also. And moreover, its code is mostly in English language. Therefore, C language is very, very easy to understand. And one of the very, very popular language for the educational purposes, although industry में अब कम use हो रही है, but fundamentals making और interviews में one of the favorite topics uh, is the C programming language. We go to the next question. Why this is called a mother language? Because it's called a mother language because मार्केट में जितने भी कंपाइलर्स हैं, जेवीएम्स हैं, वो सब सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, वो भी एक सी लैंग्वेज में लिखा गया है। और बाकी सब लैंग्वेजेस इसके बाद डेवलप हुई हैं और सब में इसमें से ही फीचर्स लिए गए हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल दिस लैंग्वेज एज ए मदर लैंग्वेज। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई सी इज कॉल्ड मिडिल लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज? ये मैंने आपको अभी बताया है, तीन तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। एक होती है हाई लेवल, एक होती है मिडिल लेवल और एक होती है लो लेवल। जो हाई लेवल होती है हम अ, वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है। सो थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज: हाई लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल। हाई लैंग्वेज जो होती है दैट इज इंग्लिश लाइक। और जो मिडिल लो लेवल लैंग्वेज होती है दैट्स इन बाइनरी, आई मीन जीरो एंड वन। और एज ए ह्यूमन हमें इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा समय लगती है, कंप्यूटर को बाइनरी ज्यादा समय लगती है। बट सी लैंग्वेज लाइज बिटवीन दीज टू, सो इट हैज फीचर्स ऑफ बोथ। ओके, so we can use it for high level programming also, and we can use
also for low level programming, system programming also. So it can be used both for application programming as well as for system programming. So that is why this language is called a middle level language. और ऐसी सॉफ्टवेयर जो एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मिडिल लो लेवल लैंग्वेज में, उसको हम कहते हैं कंपाइलर. सी इज ए कंपाइलर. अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको तो मेरे को सी की सॉफ्टवेयर चाहिए, तो नॉर्मली वी से वी नीड ए सी कंपाइलर. इट्स नॉट ए इंटरप्रेटर. वी नो द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा कंपाइल करता है और इंटरप्रेटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है. Who was the founder of C language? Dennis Ritchie. 1972 अमेरिकन टेलीफोन्स एंड टेलीग्राफ्स AT&T बेल्स लैब में डेवलप की गई थी. नेक्स्ट, फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. इट्स वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट पोर्टेबल लैंग्वेज है. जो प्रोग्राम आपने अपने लैपटॉप पे बनाया है, सेम प्रोग्राम यू कैन कैरी टू योर लैब और ऑफिस, and same program you can bring from office to your home. It will work without limitation of the hardware, so it's machine independent. मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग मैंने आपको अभी बताया. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, बिकॉज प्रोग्राम एक लिखने का एक ढांचा है, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. बहुत सारे फंक्शंस हैं. डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट मींस आपको जितनी मेमोरी चाहिए आप उतनी मेमोरी एलोकेट कर सकते हो, फिर उसको फ्री कर सकते हो. इट्स वेरी फास्ट. कंपाइलर बहुत ही यूजर फ्रेंडली है. जो भी एरर होता है वो लाइन नंबर भी बताता है और एरर का हिंट भी दे देता है. हम इसमें पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं. पॉइंटर्स के साथ आप डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं. इट्स एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. सभी लैंग्वेजेस के साथ इसकी कंपैटिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी भी है कोड्स की. सो दिस आर द फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज. एंड सबसे इंपॉर्टेंट फीचर एक और है, इट्स इजीली एंड रेडली अवेलेबल इन द मार्केट. क्योंकि जो प्रोडक्ट पॉपुलर होता है वो अवेलेबल भी होना चाहिए. एंड इट्स अडॉप्टेड बाय इंडस्ट्री. ऑल्दो आजकल इंडस्ट्री और कई लैंग्वेजेस यूज करती है, बट इट हैज बीन यूज्ड फॉर डिकेड्स एंड डिकेड्स. एंड वर्ल्ड वाइड जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सब के कैरिकुलम में सी लैंग्वेज इज ऑलवेज देयर. What's a token in C programming language? There are 6 types of tokens. Tokens क्या होते हैं? These are the small words which a compiler can recognize. जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं is a token, was is a token, were is a token, because these are small words. Similarly, C language में identifier कि किसी चीज का नाम होता है, it's a token. Keyword is a token. Constant is a token. Operator is a token. Special characters are tokens. Strings are tokens. फंक्शंस क्या होते हैं और उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं. देखिए, मैंने आपको बताया था सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर सकते हैं, और वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम फंक्शंस कहते हैं. फंक्शंस की सबसे बड़ी एडवांटेज है लॉजिकल क्लैरिटी. हमारा प्रोग्राम हमारे लिए लॉजिकली अंडरस्टैंड करना इजी रहता है, रीड करना इजी रहता है. और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, एक ढांचे के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करते हैं. और अगर आपने एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लिया, आप उसको बार बार रीयूज कर सकते हो. अगर आपने एक फंक्शन एक बार बना लिया टू कैलकुलेट द जीएसटी और द टैक्स और द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, यू कैन ऑलवेज रीयूज दैट फंक्शन अगेन एंड अगेन. डिफरेंट पैरामीटर्स हम देके उसको रीयूज कर सकते हैं. पोर्टेबिलिटी इज एन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. फंक्शंस आर पोर्टेबल. देन कॉम्पैक्ट कोड, बिकॉज आप कोड को रीयूज करते हो तो कोड छोटा हो जाता है, आपको वही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता. Easy and efficient program development. Functions make your programming easy and very, very efficient. And recursion is one of the very important features of function. जब एक फंक्शन अपने आप को अपने डेफिनेशन के अंदर ही कॉल करता है, उस फीचर को रिकर्शन कहते हैं. ये हम अभी थोड़ा आगे जाके स्टडी कर लेंगे. मैं थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ. जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया x, अपनी डेफिनेशन के अंदर अगर तो x को ही कॉल करता है, उस चीज को हम रिकर्शन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड रिकर्शन. बट अगर x y को कॉल कर रहा है, दिस इज नॉट रिकर्शन. x अपने अंदर ही x को जब कॉल करता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, अपने अंदर ही जब x को कॉल कर रहा है, उस चीज को हम रिकर्शन कहते हैं. इसकी एडवांटेज क्या होती है? हमें प्रोग्रामिंग में लूप्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रोग्राम का कोड हमारा बहुत छोटा हो जाता है. ऑल्दो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं.
कि ये ज्यादा मेमोरी लेते हैं, ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स लेते हैं, प्रोग्राम समझने मुश्किल होते हैं रिकर्शन वाले, बट एट द सेम टाइम एडवांटेजेस भी हैं. सो दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फंक्शंस. वो रिकर्शन मैंने आपको भी बताया क्या होता है. सिंटेक्स एरर्स क्या होते हैं, जो हम लिखते हुए कोई एरर आया था प्रोग्राम में, आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपने प्रिंट एफ लिखना था, आपने प्रिंट लिख दिया, या एफ भूल गए या आई भूल गए. तो दैट टाइप ऑफ एरर्स, ऐसे वर्ड्स इनको कंपाइलर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उनके लिए वो सिंटेक्स एरर शो होता है. डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए एंड ए प्लस प्लस. जो प्लस प्लस ए होता है दैट्स कॉल्ड प्री इंक्रीमेंट. ए प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट. तो प्लस प्लस ए में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, फिर यूज होती है, और पोस्ट में पहले वैल्यू यूज होती है और फिर इंक्रीमेंट होती है. आई थिंक द मीनिंग शुड बी इसी तरह से. पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट भी होते हैं. तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंक्रीमेंट फंक्शन है, ये दो तरह का होता है. एक होता है प्री. प्री मीन्स प्लस प्लस ए. एक होता है पोस्ट, दैट मीन्स ए प्लस प्लस. तो जब हम प्लस प्लस ए होते हैं, इसमें वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होती है, देन यूज होती है. पोस्ट में पहले यूज होती है, देन इंक्रीमेंट होती है. सेम इज द केस विद द डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ऐसे प्लस प्लस की जगह हमारे पास माइनस माइनस भी होता है, यहाँ पर आप माइनस माइनस भी कर सकते हो. वी हैव decrement operator also, like this. Works in the same manner as a decrement increment operator. ये ऑपरेटर्स काफी यूज होते हैं, लूप्स में सब जगह यूज होते हैं, और प्रोग्रामिंग में काफी हेल्पफुल है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल. इक्वल टू साइन है, इट इज यूज्ड टू साइन एन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर. अगर b की वैल्यू 5 है, इस स्टेप से पहले अगर b की वैल्यू 5 है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट के बाद a की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, बिकॉज राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे असाइन है. तो इक्वल टू ऑपरेटर है, वो उस कंडीशन में चेक करते हैं. इफ a इक्वल टू b, ये कंडीशन चेकिंग में यूज होता है. इट्स कॉल्ड इक्वालिटी ऑपरेटर. सो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड इक्वालिटी. चेक करने के लिए whether two values are equal or not. So that is the difference between these two categories of the operators. So we go for the arrays और structures में क्या difference है, बड़ा important question. देखो, array is a collection of homogeneous elements. array में सभी elements same type के होते हैं. Structure is a collection of heterogeneous elements. Structures में elements different types के होते हैं. array एक derived data type है, structure एक user defined data type है. राइट. एरे को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं, INT A20. स्ट्रक्चर को हम इस तरह से डिक्लेयर करते हैं. एरे में सभी एलिमेंट सेम तरह के होंगे, एरे में सभी एलिमेंट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं. एरो एरे जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट करती है और इंडेक्स यूज करती है एलिमेंट्स को रेफर करने के लिए, और जो स्ट्रक्चर है वो डायनेमिक मेमोरी यूज करता है, और ये डॉट ऑपरेटर यूज करता है एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. एरे फर्स्ट एलिमेंट का नाम जो होता है वही एरे का पॉइंटर होता है, स्ट्रक्चर में पॉइंटर नहीं होता. एरे एलिमेंट एक्सेस टेक्स लेस टाइम देन स्ट्रक्चर. एरे के एलिमेंट्स हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्स के एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करने में टाइम लगता है. दैट इज तो मेजर डिफरेंस क्या है, एरे में सभी एलिमेंट सेम तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंट तरह के होते हैं. एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेटेरोजेनियस एलिमेंट्स. नेक्स्ट, आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है जो उसको आइडेंटिफायर कहते हैं. किसी का नाम कोई आइडेंटिफायर है, एक वेरिएबल का नाम एक आइडेंटिफायर है, एक फंक्शन का नाम एक आइडेंटिफायर है, कैरे का नाम एक आइडेंटिफायर है. सी लैंग्वेज में कुछ रूल्स हैं आइडेंटिफायर्स को नेम करने के. दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर. दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर. एंड और आइडेंटिफायर्स के नाम यूनिक होने चाहिए. कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, एंड दे कैन मैक्सिमम कंटेन 31 कैरेक्टर्स, और उनमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए. एंड दे आर केस सेंसिटिव. स्मॉल ए इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल ए. जैसे वैलिड आइडेंटिफायर्स हम देखते हैं, एरिया इज वैलिड,
average is valid, salary one is valid, my salary is valid, total is valid. Underscore total is valid because underscore is a valid character set of an identifier. Because small a to small z, capital A to capital Z, 0 to 9, and underscore. That is the symbols that can be used. Invalid में क्या है? मैंने आपको must begin with a character. अगर one area अगर आप लिखते हैं तो that's an invalid identifier. अगर आप एवरेज के बीच में स्पेस डाल देते हैं so that's an invalid identifier. सैलरी के बीच में हाइफन डाल दिया that's invalid because hyphen is not allowed. At the rate डाल दिया that's not allowed. That is not allowed. Long use कर दिया that is not allowed because long is a verb word. Name of the identifiers. वो स्टेटमेंट्स क्या होती है और कितने तरह की होती है? सी लैंग्वेज में तीन तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं. एक होते हैं एक्सप्रेशंस, एक होते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट्स और एक होते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा या एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड लिखा, एक सिंपल एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल. हर स्टेटमेंट उनको हम कंपाउंड स्टेटमेंट्स कहते हैं. कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारी लूप्स हैं, while statement, if statement, do while statement, for statement, if else, nested if else ladder, ये सब हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं. So that is the difference between the expression statement, compound statement, and control statements. Basically, compound statement is nothing but it's a collection of one or more expressions. Multiple statement जब एक curly brackets में आती है तो वो compound बन जाती है. Control वो statements हैं जैसे while loop लगाई हमने, n की वैल्यू को 10 लिया, जब तक हमारा n greater than 0 है हम n को प्रिंट करते रहे और हर स्टेप में n को डिक्रीमेंट करते रहे, लूप चलती रहेगी. तो ये 10 से लेके 0 तक प्रिंट करेगी. So it's a control statement. It is controlling the flow of execution of the program. That type of statements are called control statements. Very, very important, right? What are the various C data types? Primary data types, derived data types, user-defined data types. Primary में हमारे पास void, integer data types में integer और character, integer में signed और unsigned, signed में integer, short integer, long integer. Unsigned में unsigned integer, unsigned short integer, unsigned long integer. Character में भी character, signed character, unsigned character और floating point में float, double and long double. देखिए integer, अब ये comparison आ गया सब integer data types का. देखिए जो main data type है वो है integer. अगर unsigned, अगर integer होगा कि आप ये वाली रो देखिए तो उसका साइज 2 बाइट्स है. 2 बाइट्स अगर अनसाइंड होंगी उसकी रेंज आएगी 0 से लेके 65535 तक, राइट? बिकॉज आप क्योंकि इंटीजर 2 बाइट्स का है. इंटीजर सी लैंग्वेज में इंटीजर इज 2 बाइट्स. 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट्स. तो 16 16 बार जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 65536 बनता है. और अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो वो रेंज बनेगी 65535. और अगर ये है अनसाइंड, अनसाइंड मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर. और अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लें तो -32768 से लेके ये रेंज प्लस और माइनस में डिवाइड हो जाएगी तो +32767 रेंज बन जाएगी. लॉन्ग 4 बाइट्स का होता है. 4 बाइट्स का मतलब क्या होता है? 4 बाइट्स का मतलब 4 इंटू 8, 32 बिट्स. 32 बिट्स का मतलब क्या है? 2 रेस्ट पावर 32. 2 रेस्ट पावर 32 का मतलब होता है 32 टाइम्स. बेसिकली 65536 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 65536 से. तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4294967 296. और जब हम इसको
अगर अनसाइंड लॉन्ग लेंगे, अनसाइंड तो बिना साइन के पॉजिटिव, अनसाइंड इज अ मॉडिफायर, जो कि आगे जब लग जाता है लॉन्ग या इंटीजर के तो उसको सब पॉजिटिव कर देता है। और अगर हम नहीं लगाते तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर दोनों आ सकते हैं। और जब आप इसको डिवाइड करोगे दो पार्ट में तो ये 2 1 4 वाली जो रेंज है ये बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें पता होनी चाहिए। और ये आप देखिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए परसेंटेज यू यूज होता है, लॉन्ग के लिए परसेंटेज एल डी यूज होता है, और इंटीजर के लिए सिंपल परसेंटेज डी यूज होता है। बिकॉज सी लैंग्वेज में कुछ भी आपने प्रिंट करना या रीड करना, आपको बताना पड़ता है कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं डाटा टाइप क्वालिफायर, क्वालिफायर मीन्स आगे क्या लगता है, साइज कितना है, मिनिमम रेंज स्टार्टिंग रेंज क्या है, और उसका कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर उसमें हम यूज करते हैं। सो जो लास्ट स्लाइड थी वो थी इंटीजर डाटा टाइप्स की। ये है डेसिमल नंबर डाटा टाइप्स। फ्लोट 4 बाइट्स का होता है, डबल 8 बाइट्स का होता है, लॉन्ग डबल 10 बाइट्स का होता है। ये इनकी न्यूमेरिकल रेंजेस हैं, ये आप याद कर सकते हैं। डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिट्स ऑफ प्रिसिशन का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद आप कुछ नंबर लिखते हैं, 23 डॉट, पीछे कितने डेसिमल्स आते हैं। अगर उसमें 6 डेसिमल्स आते हैं, 6 आते हैं, तो वो फ्लोट है। अगर वही डेसिमल हमारे 15 हो जाते हैं तो वो डबल है। अगर वही डेसिमल्स हमारे 18 होते हैं तो वो लॉन्ग डबल है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट में परसेंटेज एफ यूज करते हैं, परसेंटेज ई, परसेंटेज जी, परसेंटेज एल एफ, परसेंटेज एल ई, परसेंटेज एल जी। लॉन्ग डबल में कैपिटल एल एफ, कैपिटल एल ई और कैपिटल एल जी। डेराइव्ड डाटा टाइप्स, एरेज क्या होती है, ये डेराइव्ड डाटा टाइप है। बिकॉज हमारे पास बेसिक डाटा टाइप है इंटीजर। तो इंटीजर से जब हम अगर हम लिखते हैं आई एन टी ए ऑफ 5, इसका मतलब ए इज एन एरे ऑफ इंटीजर्स। तो ये एक एरे बन जाती है। एरे क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, एरे इज नथिंग बट ए कलेक्शन होमो एलिमेंट्स। इसी तरह से करेक्टर एरे हो सकती है, लॉन्ग एरे हो सकती है, फ्लोट एरे हो सकती है। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक ऐसी डाटा टाइप है जो एड्रेस स्टोर करती है। अगर मैं आई एन टी ए लिखता हूँ तो वो एक सिंपल वेरिएबल है, अगर मैं आई एन टी स्टार ए लिखता हूँ तो वो एक पॉइंटर बन जाता है। दिस मीन्स ए इज पॉइंटिंग टू वेरिएबल ऑफ टाइप। तो इसी तरह से जितने डाटा टाइप्स हैं उतने के हमारे पास सी लैंग्वेज में पॉइंटर्स हैं। तो ये हमारी डराइव डाटा टाइप्स है, बिकॉज ये बेसिक डाटा टाइप्स बनाते हैं। इंटीजर हमारे पास बेसिक टाइप है, यहाँ पर इंटीजर, इसी इंटीजर से हमने पॉइंटर बना लिया, इसी इंटीजर से हमने एरे बना लिया, सब कुछ डराइव्ड डाटा टाइप्स। इसी तरह से हमारे पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं जो कि हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। यूज जैसे यूनियन है, मैंने आपको बताया, यूनियन और स्ट्रक्चर ये दोनों हमारी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है। यूनियन और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपके एलिमेंट्स हेट्रोजीनियस हो सकते हैं, सबसे पहली बात। जैसे एरे में होमोजीनियस है ना, तो इसमें हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस मींस मिक्स डाटा टाइप्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास एक रोल नंबर है, कैरेक्टर और एक फ्लोट है। और स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है, सम ऑफ एलिमेंट। जैसे इंटीजर का साइज 2 बाइट्स, नेम 20 कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर का साइज 1 बाइट, तो 20 कैरेक्टर्स 20 बाइट्स, फ्लोट 4 बाइट्स, तो टोटल 26 बाइट्स का ये बन गया। सेकंड डाटा टाइप इज यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन बिल्कुल सेम है। द डिफरेंस दैट जो स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज होता है, यूनियन में यूनियन कीवर्ड यूज होता है। स्ट्रक्चर में हर मेंबर के लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट होती है, यूनियन में सबके लिए सेपरेट मेमोरी एलोकेट नहीं होती, रादर एक शेयर्ड मेमोरी सभी मेंबर्स यूज करते हैं। एनumerated डाटा टाइप ये भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इसमें हम अपनी डाटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं और अपनी रेंज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर डेज ऑफ वीक का प्रोग्राम बनाना है, डेज ऑफ वीक मेरे को पता है, आई राइट enum, सो enum इज अ रिजर्व वर्ड, enum डेज ऑफ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो आई हैव डिफाइंड माय ओन डाटा टाइप। अब मैं सी लैंग्वेज की डाटा टाइप पे डिपेंडेंट नहीं, मैंने कहा डेज ऑफ वीक कैन बी D1 और D2। सो हियर D1 इज अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप डेज ऑफ वीक, which is
enumerated data type with following values Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday। इन 7 के अलावा इसमें कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। और इनकी ये इंडेक्सिंग भी अपने आप कर देता है सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल मंडे को 0 दे देगा, ट्यूसडे को 1 दे देगा, वेडनेसडे को 2 दे देगा, एंड सो ऑन। सो दिस अबाउट एनुमरेटेड डाटा। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कमेंट्स आते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। तो पहले क्या आते हैं, कमेंट्स। तो ये देखिए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया हमारा। कमेंट्स आगे सिंगल कोट्स में लिख सकते हैं, या अगर आपके मल्टी लाइन कमेंट है तो यू कैन यूज दिस सिंबल। ये सारी लाइंस के बाद आप उसको एंड कर सकते हैं इस सिंबल से। उसके बाद सेकंड पार्ट आया था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये दोनों प्री प्रोसेसर हैश इंक्लूड stdio डॉट h इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये आपको कहता है कि इस लाइन को पहले प्रोसेस करो, इंक्लूड करो, क्या करो, हेडर फाइल stdio डॉट h which is standard input output dot h। similarly include करो onio dot h। तो लिंकिंग, तो ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स अगर कोई हो तो वो आते हैं यहाँ पर, ये हमारे इस प्रोग्राम में नहीं है। उसके बाद मेन प्रोग्राम शुरू होता है, ये मेन प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद मेन प्रोग्राम की बिगिनिंग शुरू हुई, करली ब्रैकेट से प्रोग्राम बिगिन हो गया। उसके बाद लोकल वेरिएबल्स आ गए, ये प्रोग्राम के लोकल वेरिएबल्स आ गए, एबीसी। एग्जीक्यूटेबल पार्ट ये वाला आ गया प्रोग्राम का, ये वाला सारा एग्जीक्यूटेबल पार्ट है प्रोग्राम का। और ये हमारे प्रोग्राम का एंड हो गया। और उसके बाद अगर आपने कोई फंक्शंस यूज किए हैं तो वहां पर एंड में फंक्शंस आ जाएंगे लास्ट पर। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। फिर अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। तो अगर फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं तो फिर फंक्शन का प्रोटोटाइप भी आएगा मेन से ऊपर। मेन के अंदर फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे मेन के बाद। लेट्स गो फर्दर। सी ऑपरेटर्स। देखो, किसी भी लैंग्वेज की पावर उससे मैटर करती है कि उसमें ऑपरेटर्स कितने हैं। सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके ऊपर मेरा यूट्यूब का वीडियो है पूरा ऑपरेटर्स के ऊपर, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। उसमें ऑपरेटर्स और डाटा टाइप सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम माय चैनल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जो रिलेशनल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे बी ग्रेटर देन बी और लेस देन बी। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होते हैं। असाइनमेंट मैंने आपको भी बताया। बिट वाइज होते हैं जो बिट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। यूनिटरी ऑपरेटर वो होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होते हैं। टर्नरी वो होते हैं जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कॉमा ऑपरेटर, सो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी हमारा यूनिटरी ऑपरेटर है। सो दीस आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द ऑपरेटर्स। ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। सी लैंग्वेज में डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट है, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, ट्रांसफर कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। डिसीजन में इफ स्टेटमेंट आए थे, इफ चार तरह की, एक नॉर्मल इफ, एक इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स लैडर, स्विच केस। लूप 3 तरह की होती है, व्हाइल लूप, डू व्हाइल और फॉर लूप्स। ट्रांसफर कंट्रोल, ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू। ऑल्दो गो टू इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बट लैंग्वेज का पार्ट है, ऑल्दो हम यूज कम करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो दीस आर द वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू प्रोग्राम में कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल वो होता है जिसकी प्रोग्राम में वैल्यू चेंज हो सकती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड ए वेरिएबल। कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो होते हैं जो लैंग्वेज के साथ आते हैं, उनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो आप नाम देते हैं। जैसे मैंने सम कैलकुलेट करना तो आई एम राइटिंग INT सम, तो आई एम डिफाइनिंग माई ओन नेम। एरे का नाम, फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर का नाम, यूनियन का नाम, ये सब आइडेंटिफायर्स हैं। 32 कीवर्ड्स आते हैं सी लैंग्वेज में जो कि इनबिल्ट है। आइडेंटिफायर्स हम जितने मर्जी डिफाइन कर सकते हैं। कीवर्ड्स के कोई रूल्स नहीं है, आइडेंटिफायर्स के रूल्स हैं। कीवर्ड्स को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। एरेज की एडवांटेजेस क्या होती हैं? सभी एलिमेंट्स क्योंकि एक जगह स्टोर होते हैं तो वो प्रोसेस करने बहुत इजी हो जाते हैं। हमारा उनका एसेस बहुत फास्ट हो जाता है, उनको बहुत क्विकली एसेस कर सकते हैं रादर अगर वो सभी मेमोरी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और होमोजीनियस होते हैं, एक तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ऑल इसकी लिमिटेशंस भी हैं, इसमें हम हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर सकते। तो यू कैन जस्ट रीड दिस।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कैनफ एंड गेटस। स्कैनफ में प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक स्ट्रिंग एंटर करते हो, स्पेस को एज एंड एंड ऑफ स्ट्रिंग समझता है, whereas getters doesn't do that. getters treats full string as it is, space as a part of string। जैसे मैंने लिखा चंडीगढ़ सिटी तो आउटपुट चंडीगढ़ आई, और जब मैं getters यूज करता हूँ तो मैंने जब चंडीगढ़ सिटी लिखा तो आउटपुट चंडीगढ़ सिटी आई, बिकॉज देयर स्पेस इज नॉट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, सो दैट इज नॉर्मली हम जो स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स उसमें हम getters यूज करते हैं, और ये दोनों stdio.h हेडर फाइल में है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन, दिस इज a summary of the string manipulation functions in C language। string length, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ करता है। तो अगर हम लिखते हैं गुड डे तो 7 कैरेक्टर्स हैं, अगर स्पेस डाल दें तो 8 कैरेक्टर्स हैं। स्ट्रिंग कॉपी, ये स्ट्रिंग 2 को स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर देगा। स्ट्रिंग कंपैरिजन, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करेगा, उनकी आस्की वैल्यू का टोटल कंपेयर करता है। स्ट्रिंग कंपैरिजन आई, इसमें केस को इग्नोर करता है, स्मॉलर केस और अपर केस को इग्नोर करके करता है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, इसमें स्ट्रिंग 2 जो है वो स्ट्रिंग 1 के पीछे ज्वाइन हो जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगी। स्ट्रिंग लोअर क्या करता है, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है। और लास्ट फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग रिवर्स, वो स्ट्रिंग को रिवर्स करता है। कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज में। बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जो लैंग्वेज के साथ बने बनाए आते हैं और उसके रिस्पेक्टिव हेडर फाइल्स में होते हैं, उनको हम इनबिल्ट फंक्शंस कहते हैं। eh, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच, सी एल आर, एस सी आर, इनको हम लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। दीज आर द, बिकॉज दो तरह के फंक्शंस होते हैं, आपको पता है। दो तरह के फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज में, एक होते हैं इनबिल्ट और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड। अगर हम अपने किसी काम के लिए फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो वो यूजर डिफाइंड है। अगर हम लैंग्वेज वाले यूज करते हैं जो इनबिल्ट है, वो प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, एंड सो ऑन। प्रिंट एफ और स्कैन एफ होता क्या है, प्रिंट एफ एक कमांड है, एक फंक्शन है जो जिससे हम वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाना पड़ता है। स्कैनफ से हम वैल्यू को रीड करते हैं, प्रिंटफ से हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो जौन सी भी डाटा टाइप आपने प्रिंट या रीड करनी है, उसी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना है। अगर आपने इंटीजर यूज करना है तो आप परसेंटेज डी यूज करोगे, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज करोगे, करेक्टर के लिए परसेंटेज सी यूज करोगे। सिमिलरली फ्लोटिंग पॉइंट के लिए परसेंटेज एफ यूज करोगे, लॉन्ग के लिए परसेंटेज एल डी यूज करोगे। सेम इज द केस विद स्कैनफ। हाँ, स्कैनफ में एम% आएगा, प्रिंटर में नॉर्मली प्रिंटर में हम एम% नहीं लगाते, बिकॉज जब आप वैल्यू को स्कैन करते हो, रीड करते हो, तो आपको एड्रेस बताना पड़ता है कि वेरिएबल का एड्रेस क्या है। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है। जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो वेरिएबल हम मेन से ऊपर डिक्लेयर करते हैं जो कि सभी फंक्शंस के लिए कॉमन होता है, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है, जो लाइफ होती है, वो लोकल टू द फंक्शन होती है। ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्टिव रहता है। ठीक है, लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ फंक्शन के अंदर असेस कर सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पे भी असेस कर सकते हैं। ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की लाइफ जब तक फंक्शन एक्टिव है तभी होती है। जो ग्लोबल वेरिएबल होती है इसकी लाइफ थ्रू आउट द प्रोग्राम होती है। और दैट इज द डिफरेंस। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल जो कि स्टैटिक स्टोरेज क्लास से डिक्लेयर किया जाए उसको स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल्स वैल्यू को रिटेन करते हैं बिटवीन रेकरेंट फंक्शन कॉल्स। तो स्टोरेज क्लासेस के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं पूरा डिटेल में देखने के लिए। तो बेसिकली स्टैटिक वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है, और अगर जब हम उसको अपडेट करते हैं तो वो हर बार वैल्यू को री इनिशियलाइज नहीं करता, रादर जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसी को स्टैटिक रख के यूज करता है, दैट्स वैल्यू। एंड स्टैटिक इज रिजर्व वर्ड ऑफ सी लैंग्वेज। फंक्शंस क्या होते हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। फंक्शन हेल्प्स इन मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम को हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करके जब बनाते हैं तो उसको हम फंक्शंस कहते हैं। इसी में फंक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पे होता है। कॉल बाय वैल्यू में जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं उनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। कॉल बाय रेफरेंस में जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में पॉइंटर्स यूज नहीं होते, कॉल बाय रेफरेंस में पॉइंटर्स यूज होते हैं। जब आप कॉल बाय वैल्यू करते हो आपको वो पैरामीटर्स के नाम पास करने हैं, जब आप कॉल बाय रेफरेंस करते हो आप उनको एड्रेस पास करने हैं।
एरेज क्या होती हैं? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट्स। दो तरह की एरेज होती हैं, वन डायमेंशनल एरे एंड टू मल्टी डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे वो होती है जिसका सिंगल रो या सिंगल कॉलम होता है। मल्टी डायमेंशनल एरे आर लाइक मैट्रिसेस। तो नीचे आप प्रोग्राम देख सकते हैं कि एरे हमने 5 किया है, तो उसको इनिशियलाइज किया और लूप लगा के हमने उसको प्रिंट किया है। तो व्हाट इज एन एरे? एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इट्स ए कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। एरे का एडवांटेज ये है कि सभी एलिमेंट्स एक जगह पे स्टोर होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एरे। सेकंड एडवांटेज, होमोजीनियस एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड एडवांटेज, एलिमेंट्स का एक्सेस बहुत इजी और क्विक है बिकॉज सभी एलिमेंट्स एक जगह स्टोर हैं। तो व्हाट इज द पॉइंटर? पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। जैसे हमने एक पॉइंटर p डिक्लेयर किया, एक वेरिएबल a लिया 5, तो a का एड्रेस मैंने p में स्टोर कर दिया, सो दैट्स अ पॉइंटर। हियर इन दिस केस, सो since value of a is 5, so if I'm printing p, what I get address of a. If I'm using, if I'm printing a just like that, what I'm doing, I'm getting value 5 actually because value of a is 5. And if I'm putting star p, printing star p, I'm getting again 5 because जब आप पॉइंटर यूज करते हो और उसके आगे आप स्टार लगा देते हो तो उस पॉइंटर के एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपको मिल जाती है। पी में एड्रेस था और पी के आगे जैसे हमने स्टार लगाया हमें उसकी वैल्यू मिल गई 5। यू कैन ट्राई दिस ऑन योर कंप्यूटर। नल पॉइंटर क्या होता है? नल पॉइंटर दैट डजंट रेफर to any address of value, but null is known as a null pointer. ये भी हम काफी जगह यूज करते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंग्स में हम null pointer यूज करते हैं। ऑटो कीवर्ड क्या होता है? ऑटो भी एक स्टोरेज क्लास है, सभी वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में होते हैं। तो ये स्टोरेज क्लासेस वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है? दो तरह की मेमोरी एलोकेशन होती है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में एक फिक्स मेमोरी रहती है, जैसे हमने आई 10 किया तो इंटीजर का साइज 2 बाइट्स है तो 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट हो गई। डायनामिक मेमोरी में जितनी में मेमोरी चाहिए होती है उतनी एलोकेट होती है। उसके लिए कमांड है एमलॉक, मेमोरी एलोकेशन। उसमें हम साइज देंगे, किस साइज की में चाहिए। इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है, इंटू 10, 20 बाइट्स की मेमोरी पी पी को पॉइंट करती है। इसमें क्या होगा, एक मेमोरी मिल जाएगी, ऐसे 20 बाइट्स की एक एरे मिल जाएगी और एक पॉइंटर पी उस पे पॉइंट करेगा। दिस विल हैपन आफ्टर दिस कमांड। इस कमांड से ये वाली आउटपुट आएगी। दिस इज 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी, आई मीन 10 इंटीजर्स, और एक इंटीजर 2 बाइट्स का होता है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स वो होते हैं बिकॉज नॉर्मली आपने देखा होगा, हमने जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं तो मेन को हम ऐसे लिखते हैं। तो अगर मेन के अंदर हम आर्गुमेंट्स देते हैं और कीबोर्ड से वैल्यूज रीड करें, यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स दे दें और कीबोर्ड से वैल्यूज रीड करें, यहाँ पर हम आर्गुमेंट्स दे दें और उनको कीबोर्ड से रीड करें, उन आर्गुमेंट्स को हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। एनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एनसीसी लैंग्वेज, बिकॉज सी का जो स्टैंडर्ड है वो एनसीसी है। बहुत ही पॉपुलर इंस्टीट्यूट है जो कि स्टैंडर्डाइजेशन करता है अमेरिका का। और इसकी फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या होता है? गेट सी एच में जो करेक्टर हम टाइप करते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। गेट सी एच ई में वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, ऑल टाइप फाइव करके आप चेक कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है? एक डाटा टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, दैट्स फॉर टाइप कास्टिंग। हेडर फाइल्स में आपको बता दिया। नेस्टेड लूप क्या होता है? एक लूप के अंदर दूसरी लूप का आना। जैसे एक फॉर लूप आपने लगाई, उसके अंदर ही एक और फॉर लूप आपने लगा दी, दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ लूप्स। एक वाइल लूप लगाई, उसके अंदर हमने एक और वाइल लूप लगा दी, दैट्स कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, नेस्टिंग ऑफ लूप्स। जनरल फॉर्म ऑफ फंक्शंस ये मैं आपको बता चुका हूँ, फंक्शन क्या होता है और किस तरह का होता है। उसमें रिटर्न डाटा टाइप होती है, फंक्शन का नाम होता है, पैरामीटर्स होते हैं, उसकी बॉडी होती है। पॉइंटर, ऑन ए पॉइंटर क्या होता है? एक पॉइंटर में एक वेरिएबल का एड्रेस होता है और अगर उस पॉइंटर का एड्रेस हम एक और पॉइंटर में स्टोर करते हैं उसको कहते हैं पॉइंटर टू ए पॉइंटर। ठीक है। और ब्रेक हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हमने लूप को ब्रेक करना होता है।
ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस क्या है? ब्रेक लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाता है, और कंटिन्यू क्या करता है, जहां पे आपने कंटिन्यू लगा दिया उसके नीचे वाली स्टेटमेंट उस आइटरेशन के लिए छोड़ देगा, फिर दोबारा लूप को स्टार्ट करेगा विद द नेक्स्ट वैल्यू। मॉडिफायर्स वो होते हैं जो डेटा टाइप्स के आगे लग के उनके मीनिंग चेंज कर देते हैं। जैसे जब हम लॉन्ग इंटीजर के आगे लगाते हैं तो उसका साइज डबल हो जाता है, उसका साइज 2 के बजाय 4 बाइट्स हो जाता है। जब हम अनसाइन लगाते हैं तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज ही आती हैं। सो दैट आर कॉल्ड मॉडिफायर, दे आर कॉल्ड प्रीफिक्स टू द बेसिक डाटा टाइप्स। 5 मॉडिफायर्स हैं सी लैंग्वेज में: शॉर्ट, लॉन्ग, साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, लॉन्ग। ये देखिए, अगर हम शॉर्ट इंटीजर यूज करते हैं तो वो 2 बाइट्स का है, लॉन्ग इंटीजर यूज करें तो 8 बाइट्स का है। एक्सप्रेशन मॉडल प्रोग्रामिंग क्या होता है? मॉडल प्रोग्रामिंग होता है यूजिंग फंक्शंस को, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करना। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस। इसके अलावा आप और क्वेश्चंस भी स्टडी कर सकते हैं, जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। और इसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आपको हमेशा कर लेने चाहिए। रादर हर टॉपिक पे मैं एडवाइस करूंगा कि एक प्रोग्राम आपको कर लेना चाहिए। जैसे कि अगर हम एरेज की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम लीनियर सर्च ऑफ एन एरे। एरे का लीनियर सर्च, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना और मैट्रिसेस को ऐड करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। स्ट्रिंग्स की बात करें तो स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रोम और नॉट, ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में, सॉरी, फंक्शंस की बात करें तो फैक्टोरियल ढूंढना एक नंबर का विद रिकर्शन, और सेम प्रोग्राम विदाउट रिकर्शन। सिमिलरली लूप्स की अगर बात करें तो पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सम एंड एवरेज ऑफ एन नंबर्स, फिबोनाची सीरीज। So there's so many programs, endless programs that can be done in C language. स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का डाटा रीड करना, राइट करना, कस्टमर्स का डाटा रीड करना, सप्लायर्स का डाटा रीड एंड राइट करना, मल्टीपल, बिकॉज हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स आ जाएंगे। तो अगर पॉइंटर्स की बात करें, पैरामीटर पासिंग बाय रेफरेंस हम यूज कर सकते हैं। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। So these are the some of the important programs and important questions. Thank you very much. Happy learning.